आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं यहाँ पर लिख के ले आया हूँ कि क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट यानी चीज़ों के दरमियान हो, जिससे वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को अपनी जानिब खींचती हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसकी मिसाल है कि जैसे अगर ये सेब जो कि दरख्त पे लगा हुआ था, दरख्त से टूटा तो ज़मीन ने उसे क्या किया, अपनी जानिब खींच लिया। इसी तरीके से इस सेब ने भी ज़मीन को अपनी जानिब खींच लिया। लेकिन हाँ, अलबत्ता हमें सेब ज़मीन की जानिब जाता हुआ नज़र आया, लेकिन ज़मीन सेब की जानिब जाती हुई नज़र नहीं आई। क्यों नज़र नहीं आई, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। इसी फोर्स की वजह से जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें घूमती हैं, जिसको मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये हमारी ज़मीन है, उसके इर्द गिर्द सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो जो कि हमारे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को, यानी जो कॉल वगैरह हम करते हैं वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में हेल्प करती है। तो वो बेसिकली चीज़ें ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती हैं। वो कैसे घूमती हैं, जैसे ये, अब ये अगर आप देखें तो ये ज़मीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सैटेलाइट के ऊपर, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट घूम रही है। इसी तरीके से अगर मैं चांद की बात करूं, जो चांद हमारे ज़मीन के इर्द है वो घूमता है, और वो जो घूमता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। इसके साथ साथ अगर हम ज़मीन और सूरज की भी बात करें, तो सूरज के इर्द गिर्द हम घूमते हैं। यानी हमारी ज़मीन घूमती है। जिसको मैं दोबारा से स्टार्ट करूं तो ये सूरज है, और ये आपके पास हमारी ज़मीन जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ये भी किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली जिस यूनिट में नापा जाता है वो है न्यूटन। जैसे ये सेब कितना किलो है, कितना मैस है इसका, वो हम किलोग्राम में नापते हैं, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नापा जाता है, लेकिन किस चीज़ के अंदर, न्यूटन के अंदर, जिसको हम बार बार लिखने की बजाय एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कैपिटल एन है। असल में जो सेब, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ ना कि सेब गिर गया, असल में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इजाद थी वो भी इसी तरीके से कुछ हुई थी कि एक दरख्त के नीचे एक साइंटिस्ट, एक साइंसदान बैठे हुए थे, जिनको नज़र आया कि सेब ऊपर से नीचे गिरा। उन्होंने देखा कि सेब क्यों गिरा, तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। काफ़ी तहकीक करने के बाद उनको पता चला कि ज़मीन के पास एक कशिश है, कि ज़मीन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो एप्पल है, ये जो सेब है, ये नीचे आया। अब कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। जब उसने तहकीक की तो पता चला कि बाद में कि असल में सेब भी ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे ज़मीन सेब को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन वो दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर ये लगा रहे हैं वो आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ज़मीन हमें सेब की जानिब जाती हुई नज़र क्यों नहीं आई, सेब ही क्यों नीचे जाते हुए नज़र आया। इस बात को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एप्पल इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय एप्पल ऑन अर्थ। ज़मीन की जानिब से जो सेब के ऊपर लगाई हुई ताकत, फोर्स है, वो बराबर है उस ताकत के जो कि एप्पल लगा रहा है, सेब लगा रहा है ज़मीन के ऊपर। लेकिन क्यों नहीं गया, ज़मीन क्यों नहीं गई ऊपर, उसकी जवाब मैं देता हूँ एक एनिमेशन से। ये एनिमेशन वही वेबसाइट fed.colorado.edu की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये एक बंदा है, एक बच्चा है। बच्चा, ये जो बंदा है, इस बच्चे को धक्का देने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है मैं दिखाता हूँ। 150 न्यूटन जब फोर्स लगाई तो बच्चा हिलना शुरू हुआ। 200 करते हैं तो बच्चा और तेजी के साथ आगे जाना शुरू हो गया, हमें नजर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चे की जगह हम एक डब्बे को ले आते हैं, और उसके ऊपर भी कितनी फोर्स लगाते हैं, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन लगाते हैं। न्यूटन बेसिकली फोर्स की यूनिट है। तो जब हम 200 न्यूटन हमने लगाई तो अब भी डब्बा हिला, लेकिन उतना तेज नहीं हिला जितना बच्चा हिल रहा था तेजी से, उतनी ही फोर्स है। मैं दोनों चीज़ों को सामने आमने सामने रखता हूँ, 200 न्यूटन इस पे, 200 न्यूटन इस पे। ये इसके अंदर जो हरकत है, मोशन बेसिकली हरकत को कहते हैं, वो ज़्यादा थी, इसके अंदर कम थी। हालांकि ताकत तो सेम थी, बराबर थी, लेकिन इसके अंदर जो मोशन यानी हरकत कम थी, वो इस वजह से थी, इसका जो मैस है ना, जो आप कह लें कि इसके अंदर जो मादा है डब्बे के अंदर, वो ज़्यादा है निस्बतन
इस बच्चे के जिसका जो मैस है वो क्या है, मादा क्या है, लेस, कम है। यानी जितने नंबर ऑफ एटम से, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से, जितने नंबर ऑफ चीज़ों से ये मिलकर बनी है ये चीज़, मैटर नहीं होता जैसे कितनी जगह ये घेरती है ये चीज़, तो ये ज़्यादा जगह घेरी है, इसका मैटर ज़्यादा, मैस ज़्यादा, मतलब इसी तरह इसका भी मैटर ज़्यादा, मैस ज़्यादा, सॉरी मैस कम, और मैटर कम और मैस भी कम। तो इस वजह से इसकी जो हरकत थी वो कम थी। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम बात ज़मीन की करते हैं तो ज़मीन का महज बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर है अगर महज बहुत ज़्यादा होता है तो हमने ये देखा जब महज ज़्यादा होगा तो उसकी हरकत इतनी कम होगी। उसी इसी तरह जब जो सेब है वो ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है तो ज़मीन आप कह लें इतना आहिस्ता हिलती है कि ना हमें फील ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ज़मीन का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये वजह है। जबकि सेब जो है वो तो छोटा सा है मैस उसका, तो वो फौरन से हिलना या उसकी हरकत शुरू हो जाती है। अब जरा वो चीज़ें देखते हैं जिन पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है, यानी जिनकी वजह से फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं, उन पे बात करते हैं। पहली जो चीज़ है, पहला जो फैक्टर है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। ये बात मैंने लिखी है कि द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ का मास ज़्यादा यानी मैटर यानी मादा ज़्यादा होगा, जगह ज़्यादा गिरेगी, मैं ज़्यादा होगा, तो उतना उस वो जो ताकत है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके पास या वो दूसरी चीज़ों के ऊपर जो लगाएगी वो ज़्यादा होगी। इस बात को मैं इस तस्वीर से समझाता हूँ जो कि हमने एनिमेशन में भी देखी थी। ये हमारा सूरज है, लेबल भी कर लेता हूँ, जबकि ये हमारी ज़मीन है जो ये तो एक बहुत छोटा डॉट है ना, ये नहीं, उससे जो थोड़ा बड़ा है ये, जिसको इसको भी मैं लेबल कर लेता हूँ। जबकि ये जो छोटा सा है ये असल में चांद है, मून है, लेबल भी हुआ है। अब देखिए सूरज जो जिस ताकत के साथ, जिस फोर्स के साथ ज़मीन को खींच रहा है, वो ताकत ज़्यादा है निस्बतन उस ताकत के जिससे ये ज़मीन इस मून को खींच रहा है। यही बात लिख भी लेते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन अर्थ, जो सूरज ताकत लगा रहा है इस ज़मीन के ऊपर, वो ज़्यादा है उससे जो जो ज़मीन है वो मून के ऊपर लगा रही है उस ताकत से, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो करा लेता हूँ। अब क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है, सॉरी जो सूरज है, उसका जो मैस है वो ज़्यादा है, यानी ग्रेटर मैस है, बड़ा मैस है निस्बतन किसके, ज़मीन के। और उसको भी हम लेबल कर लेते हैं क्या, कि ज़मीन का जो मैस है वो लेस है, कम है किससे, सन के यानी सूरज के मैस है। इस वजह से मैस ज़्यादा तो ताकत यानी फोर्स भी ज़्यादा, मैस कम तो ताकत भी या फोर्स भी कम। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें जो एक दूसरे को खींच रही हैं उनके दरमियान जो फासला है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ज़्यादा फासला तो कम फोर्स। इस बात को भी मैं इस एनिमेशन से समझाता हूँ जो कि अगेन उसी वेबसाइट से मैंने उठाई है, लेकिन एक और एनिमेशन है। ये एक मैस है, ये एक चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ये कोई और है। ये दोनों एक दूसरे को खींचना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये वाली जो छोटी सी चीज़ है ये और ये, इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, तो वो फासला हम यहाँ से नाप सकते हैं कि मैं ज़ीरो से लेकर इन दोनों के तकरीबन लगभग आप कह लें 9 है। थोड़ा सा इसको अगर हम बढ़ा दें यहाँ से ताकि हम इसको एग्जैक्ट 9 बना लें, तो ये तकरीबन तकरीबन 9 मीटर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स देखना चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, ये वैल्यूज़ को बता दूंगा। तो वो वैल्यूज़ कितनी है, वो तकरीबन इतनी सी फोर्स है, 8.06 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। समझे, 8.06 लग रही है। ठीक है, मैं दोनों के दरमियान फासला कम करता हूँ, इसको मैं करीब ले आता हूँ। इसको करीब लेकर आऊँगा तो जो फोर्स है वो क्या होगी है, वो ज़्यादा होगी है। क्यों? क्योंकि पहले पावर 10⁻⁹ था, अब पावर क्या होगी है, वो -8। -8 बड़ा होता है -9 से। तो जो जो आप फासला करीब लेते जाएंगे ताकत बढ़ती जाएगी, फोर्स बढ़ती जाएगी, जितना दूर जाएंगे फोर्स उतनी कम होती जाएगी। इसी बात को लिख भी लेते हैं कि क्लोजर टू ऑब्जेक्ट्स आर द स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। यानी जो ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें जो जैसे यहाँ पर ये दोनों हैं, ये जितने करीब होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, जितने दूर होंगे उतनी फोर्स कम होगी। अब आखिर में एक आध इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पर बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीज़ों का बायस बनी, यानी उसके नताइज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं। पहला जो इफेक्ट है वो बहुत अहम है, और जो समंदर के अंदर जो लहरें आती हैं पानी की बड़ी बड़ी, वो असल में इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। लेकिन किसकी? मून की, चांद की।
जैसे जमीन को सूरज खींच रहा है, वैसे चांद भी खींच रहा है जमीन के अंदर चीजों को, जिसमें जो खींचना है ग्रेविटेशनल फोर्स है किसकी, मून की, वो बेसिकली बायस बन रही है, या उसकी वजह से हमारे पास जो हैं ये टाइड्स पैदा हो रही हैं समंदर के अंदर। एक और तो वैसे हम देख भी चुके हैं कि जाहिर है जब हम छोड़ते हैं चीज़ों को तो वो ज़मीन के ऊपर आ गिरती हैं, तो ये भी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगला जो इफेक्ट है वो भी हम देख लेते हैं, वैसे तो बहुत इफेक्ट हैं लेकिन ये आखिरी है जो कि हम देखेंगे। जो मून है, हमारा चांद है, उसको ज़मीन अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन एक इसमें एक अहम बात यह है कि देखें, अगर ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रहा है तो ये ज़मीन की तरफ जाके चला क्यों नहीं जाता, ये घूम ही क्यों रहा होता है। असल में होता क्या है, ये जो चांद है ये जाना तो सीधा चाह रहा होता है, मतलब अगर सूरज ज़मीन इसे ना खींचे तो ये सीधा चला जाए, लेकिन ज़मीन इसे खींचती है जिसकी वजह से ये अपना रुख उस साइड पे थोड़ा कर लेता है। फिर दोबारा अगर ये अगर आप कह लें इस तरफ जाता है, ज़मीन उस तरफ जाना चाह रहा होता है, ये आप कह लें इस तरफ जाता है, तो जब ये यहाँ आता है फ़र्ज़ करें, तो ये दोबारा ये सीधा जाना चाह रहा होता है, लेकिन दोबारा सूरज ज़मीन इसे खींचती है, तो ये थोड़ा अपना रुख बदल देता है। तो यूं करते करते ये एक गोल चक्कर खाना, आप कह लें सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हो जाता है। क्यों? अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आज हमने क्या किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स वो देखा, और इसकी कुछ नताइज या उसके इफेक्ट्स देखे कि इसकी वजह से क्या क्या होता है।